नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 3 है। और आप सब ने ज़रूर देखा होगा स्क्रीन पर कि आज हमारा महा मैराथन क्लास चलने वाली, क्योंकि कल आप सब चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास अटेंड करेंगे और 30 से आपका पेपर है। उसके बाद जस्ट 1 तारीख को आपका इसका भी पेपर है, उपभोक्ता अर्थशास्त्र का अर्थात कंज्यूमर इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों आज इसका रिवीजन कर लें, फिर कल से आप चाइल्ड डेवलपमेंट का रिवीजन अवश्य करें। ओके, एक बार बहुत तेज़ी के साथ महा मैराथन क्लास है, इसमें आप सब अच्छे से तन मन धन से एकाग्र हो करके आप इसे पूरा अटेंड करें। आई होप आपके पेपर में इन्हीं प्रश्नों से ही आपके पेपर में भी यही सारे प्रश्न मिलेंगे आपको हूबहू। तो बच्चों पूरा वीडियो देखना, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो बच्चे आज देख रहे हैं, आज के बाद फिर पेपर से पहले इसे अवश्य देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों लाइक करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी टीचर आपके लिए इतना करती है तो आपका एक लाइक तो अवश्य ही बनता है आपकी टीचर के लिए। तो ज़रूर बच्चों लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो बहुत तेजी के साथ देखेंगे। जो FMCG होता है, क्या होता है बच्चों? FMCG और FPO का पूरा नाम लिखिए। जरूर एक तो जरूर आएगा प्रश्न आपको जिसका फुल नेम लिखना होगा, तो जरूर याद रखना। जितने भी फुल नेम है सभी फुल नेम को याद रखना है। अभी आगे भी हम कुछ फुल नेम के बारे में भी बताएंगे। तो FMCG होता क्या है बच्चों? जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है वही होता है हमारा FMCG। ओके, और FPO क्या होता है? फ्रूट प्रोटेक्ट ऑर्डर। ये क्या होता है? FPO अर्थात F फॉर फ्रूट और P फॉर प्रोटेक्ट और O फॉर ऑर्डर। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इसे कम्युनिटी में भी शेयर किया था, आप सबके लिए पोस्ट किया था। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था, जिनको नहीं पता है ज़रूर याद रखना, क्योंकि आप सब कंज्यूमर इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सबको इतना अवश्य मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं क्या है हमारा, हम 24 दिसंबर को जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 24 दिसंबर होता है उसी को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु ये कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ बच्चों किस दिन से? सन 1986 में, जो 24 दिसंबर था, सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ, और उसी समय से हमारा उपभोक्ता संरक्षण जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स क्या है? तो बच्चों ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार का संचालन होता है, न केवल खरीदना और न बेचना, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों को साथ सहयोग भी इसी में शामिल होता है। ई कॉमर्स के अंतर्गत आपका फ्लिपकार्ट भी आता है। आप सब फ्लिपकार्ट से बहुत ही प्रोडक्ट मंगवाते होंगे, है ना बच्चों? उसके बाद आता है हमारा विश्व उपभोक्ता दिवस, और सॉरी बच्चों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको याद होना चाहिए, उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अधिकार उपभोक्ता दिवस कब होता है? 15 मार्च को। ये हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ऐसा नहीं है कि आपके देश में ही है, ये विश्व में है। 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट हमारा एकाधिकार के 4 प्रकार बताइए। एकाधिकार के 4 प्रकार जरूर याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर MA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर देखा हुआ है जिसमें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला है हमारा प्राकृतिक एकाधिकार, दूसरा सामाजिक एकाधिकार, तीसरा है वैधानिक एकाधिकार, और चौथा हमारा संयुक्त एकाधिकार। और नेक्स्ट हमारा एगमार्क क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एगमार्क होता क्या है? तो एगमार्क होता है जो बच्चों एक कृषि पदार्थों की गुणवत्ता का परिचय देता है। एगमार्क के द्वारा ही कृषि का जो पदार्थ होता है उसकी गुणवत्ता का परिचय मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, और जिसे क्या सन 1937 में बनाया गया। कब बनाया गया एगमार्क? 1937 में बनाया गया, जिसका पूरा नाम क्या होता है? ए फॉर होता है एग्रीकल्चर। एगमार्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। ओके, एग्रीकल्चर एगमार्क का अगर प्रश्न बनता है, एगमार्क का फुल नेम लिखिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट होता है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कौन है। तो ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि आप सब उपभोक्ता अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आप सबके पेपर में शॉर्ट में भी लिखना पड़ सकता है, लॉन्ग में भी लिखना पड़ सकता है, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी लिखना पड़ सकता है। तीनों खंडों में यदि लॉन्ग प्रश्न बनता है तब भी आपको उपभोक्ता से संबंधित, तब भी आपको उपभोक्ता के बारे में बताना होता है। तो जरूर याद रखना, जो उपभोक्ता होता है बच्चों, उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उनको उपभोग में लाता है। उपभोक्ता वही होता है बच्चों जो सेवाएं और वस्तुओं का उपभोग भी करता है या फिर उनको उपयोग में लाता है, और उपभोग के लिए वह सेवाओं और वस्तुओं का क्रय करता है। क्रय अर्थात खरीदता है और उसे मूल्य देता है। उपभोग की वस्तुएं यदि आप अपने लिए ले रही हैं तो उसके लिए आप क्रय करेंगे अर्थात मूल्य उसे प्रदान करेंगी। तो यही है उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता का बाजार में क्या महत्व है। बताइए, जो उपभोक्ता है उसका मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है। तो उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता के बगैर बाजार का कोई महत्व नहीं होता है। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप सबके रिवीजन के लिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा, तो ज़रूर देखें। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। महामैराथन क्लास है। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखना बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे बीच में कट हो जाएंगे, हम नहीं जानते कि उनका क्या होगा। आप पूरा ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर भी दे सकते हैं। तो क्या है, उपभोक्ता का बाजार में क्या महत्व है। तो जो उपभोक्ता होते हैं बच्चों, उपभोक्ता के बगैर बाजार का कोई महत्व ही नहीं होता है, क्योंकि अगर एक मार्केट है उसमें कोई उपभोक्ता है ही नहीं तो उस मार्केट का क्या महत्व, कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बाजार अस्तित्व में तभी रहता है जब उपभोक्ता उपस्थित हो। क्या हो बच्चों, जो उपभोक्ता है वहाँ उपस्थित हो, तभी वो क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। क्योंकि उपभोक्ता का अस्तित्व मार्केट से है और मार्केट का अस्तित्व किससे है, उपभोक्ता से होता है। और उपभोक्ता को, जो उपभोक्ता है, उनकी अनुपस्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करने वाला कोई नहीं होगा, जिससे उत्पादनकर्ता को बहुत हानि होगा। यदि जो वस्तुएं उत्पादनकर्ता बना रहा, बेच रहा, सेल कर रहा है, यदि उसे कोई उपभोग करने वाला नहीं होगा तो उसे क्या होगा, उपभोक्ता को बहुत हानि होगी। नेक्स्ट हमारा जो फुल नेम बताने वाले हैं, इन फुल नेम को आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। जिनको स्पेलिंग नहीं याद है वो अपने स्पेलिंग में सुधार कर लें, और अभी भी टाइम है, आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। आपके पेपर में यदि आ जाता है इन्हीं में से तो आप जिससे बहुत अच्छे से लिख सकें। और लिखने के बाद बच्चों आप सब नीचे हेडिंग डाल दिया करें और मार्कर उपयोग करें। रेड कलर का मार्कर बिल्कुल ना उपयोग करें, जिससे आपका नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। सीपीए अर्थात सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। ओके, सीपीए का फुल नेम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और बीआईएस का होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और आईएसआई, जिन बच्चों ने आईएसआई का वीडियो नहीं देखा है, मैंने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले मैंने आईएसआई पे वीडियो बनाया था। जो मानक संस्था है उस पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, आईएसआई कब लागू हुआ था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए आईएसआई। तो आईएसआई का फुल नेम क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन आपका आईएसआई का फुल नेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एफपीओ अर्थात मैंने पहले ही बताया, एफपीओ का फुल नेम होता है फूड प्रोटेक्शन ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हमारा पीएफ है, पीएफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट अर्थात प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, याद रखना। उसके बाद उपभोक्ता की बचत की परिभाषा जरूर याद रख लेना। आपको परिभाषा यदि याद रहेगी तो आप बहुत अच्छा अपने कॉपी में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे जो एग्जामिनर है उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा और आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मार्शल जी थे, जो मार्शल महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि उपभोक्ता की बचत पे इन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु के लिए वास्तविक रूप में चुकाए गए मूल्य के अतिरिक्त जो अधिक मूल्य चुकाने को तैयार है वह अधिक ही संतुष्टि की आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत
उपभोक्ता की वंशी कहलाती है। कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत को ही उपभोक्ता की वंशी भी कहा जाता है। यदि प्रश्न बनता है उपभोक्ता की बचत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता की वंशी नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? मार्शल ने कहा था। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा, इन्होंने कहा है बच्चों कि एक वस्तु से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला उपभोक्ता अतिरेक किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग के अंतर के समान है। क्या है बच्चों? जो प्रोफेसर जे.के. मेहता हैं, इन्होंने कहा कि जो संतुष्टि होती है एक वस्तु से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला उपभोक्ता अतिरेक किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि और उस वस्तु के जो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग, अर्थात आप तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो त्याग करेंगे, मूल्य देंगे, उसके अंतर के समान होता है बचत। ओके, नेक्स्ट हमारा फैंसन के अनुसार, फैंसन ने कहा कि किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हम देने को तत्पर हैं, यदि आप अगर कुछ ले रहे हैं, कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए जो मूल्य आप देना चाहते हैं, देने के लिए तत्पर हैं, और जो हम वास्तव में देते भी हैं, उन्हीं का अंतर ही उपभोक्ता की बचत होता है। नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके क्या उद्देश्य हैं? तो कुछ उद्देश्य ये हैं, इन्हें याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि उपभोक्ता को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराना। जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों को और उनके कर्तव्यों का बोध भी हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कराता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान भी करना है। उसके बाद है उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना है। उसके बाद फोर्थ है हमारा उपभोक्ताओं को शिकायत के लिए किसी शीघ्र, सुगम एवं मितव्ययी विधि से शिकायत करने के लिए मंच उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ, वो होता क्या है? तो मैंने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो जिनको इसमें नहीं समझ में आता है, अगर फिलहाल अभी तो टाइम है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 करके है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 वो एक व्यापक एवं प्रगतिशील कानून था। जब हमारा देश जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे कानून बनाए गए। ठीक उसी में से एक कानून था हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बना, और जो उपभोक्ताओं के हित संरक्षण हेतु एक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करता है। क्या करता है? एक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करता है। और अधिनियम के सभी जो जितने अधिनियम हैं उनके जितने भी प्रावधान हैं वो 1 जुलाई सन 1987 से प्रभावी हुए। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जिला फोरम जो था और राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था थी। इन सब में ये जो राज्य आयोग का गठन हुआ, उसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के साथ किसी भी कोई भी स्वयंसेवी संगठन के उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु बाद में अंकित कराने का प्रावधान है। इसमें माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार भी है। और माल, जैसे कि कोई उपभोक्ता माल है तो उसकी गुणवत्ता, मात्रा और क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य सूचित करने का अधिकार और उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति अधिकार का भी उल्लेख होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर आपके पेपर में आएगा। मांग की लोच की परिभाषा दीजिए। जो मांग की लोच होती है उसकी परिभाषा भी देना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जरूर आएगा। तो देख सकते हैं क्या है हमारा प्रश्न। कई हैं मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, जैसे ही मूल्य में कोई परिवर्तन आता है, चेंजिंग आती है, उसके परिणाम स्वरूप जिस गति से मांग में परिवर्तन होता है उसी मांग को हम लोच कहते हैं। तो जो हमारे प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने कहा कि
किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तभी कही जाएगी जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है और मूल्य में एक नियत वृद्धि होने पर मांग में अधिक या थोड़ी कमी भी होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इन्होंने कहा, प्रोफेसर बोल्डिंग ने बच्चों, तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है बच्चों लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा, किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे ही क्या होगा, मांग की लोच कहते हैं। साधारण भाषा में आप सब समझें, जैसे कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, उसकी मांग में जैसे परिवर्तन आता है, चेंजिंग आती है, तो वही चेंजिंग ही मांग की लोच कहलाती है। और जब प्रोडक्ट में चेंजिंग आएगी, उसकी डिमांड में चेंजिंग आएगी, उसके मूल्य में चेंजिंग आएगी, तो डिमांड जैसे ज़्यादा, अगर मूल्य ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड भी कम हो जाएगी, अगर मूल्य कम है तो उसकी डिमांड अधिक हो जाती है। ठीक वही हमारा मांग की लोच होता है बोल्डिंग के अनुसार। उसके बाद प्रोफेसर कैयर्न क्रॉस ने कहा कि किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बच्चों। पूरक वस्तुएं होती क्या है? पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग पूरक के रूप में किया जाता है, अर्थात जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कि कार के बिना पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, और अगर आपके पास कार नहीं है तो पेट्रोल क्या करेंगे आप? तो ठीक उसी प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। कार के पूरक पेट्रोल हैं, पेट्रोल के पूरक कार हैं। और बाइक में भी पेट्रोल पड़ता है, तो ठीक जैसे कि पेन है, पेन के साथ स्याही का प्रयोग होता है, तो स्याही भी किसका पूरक है? पेन का पूरक है। जूते के साथ मोजे का प्रयोग करेंगे आप, तो जूते का पूरक क्या हुआ? मोजा कहलाएगा। और उसके बाद इसी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूरक वस्तु की मांग स्वतः कम हो जाती है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफिन वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। जो गिफिन वस्तुएं होती हैं बच्चों, गिफिन वस्तुएं हीन वस्तुएं भी कहलाती हैं। अगर प्रश्न बनता है हीन वस्तुएं किसे कहा जाता है, तो गिफिन वस्तुओं को ही हीन वस्तुएं भी कहा जाता है। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनको उपभोक्ता निम्न दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि मोटा अनाज हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, बाजरा हुआ, मोटा कपड़ा हुआ, वनस्पति हुई और घी हुआ आदि। उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है वह इन वस्तुओं की मांग में कमी करता जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार है वो कितने प्रकार का होता है। प्रतियोगिता के आधार पर बच्चों बाजार जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा पूर्ण बाजार होता है। ये बाजार जो होते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिताओं वाले बाजार होते हैं, अर्थात क्रेता और विक्रेता इसमें नहीं है, पर आप सब समझने का प्रयास करें। एक पूर्ण बाजार होता है, एक अपूर्ण बाजार होता है, और तीसरा हमारा होता है एक अधिकार बाजार। तो जो पूर्ण बाजार होता है उसमें आप क्या करते हैं, विक्रेता में इस बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहती है, और इस बाजार में क्रेता एवं विक्रेता बहुत अधिक होते हैं, जिससे क्या होता है उनमें खरीदने और बेचने की होड़ सी लगी रहती है। इसी को हम पूर्ण बाजार कहते हैं। और अपूर्ण बाजार क्या होता है बच्चों, ये भी जान लेते हैं। अपूर्ण बाजार वो बाजार होते हैं जिसमें क्रेता विक्रेता कम रहते हैं, यथा क्रेता और विक्रेता कम रहते हैं, और वस्तु में मूल्य में कोई समानता भी नहीं रहती है। भिन्न भिन्न विक्रेता अपनी वस्तुएं अलग अलग दामों में बेचते हैं। वही हमारा वास्तविक जीवन में क्या कहलाता है, हमारा अपूर्ण बाजार कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा है तीसरा है, मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। तो तीसरा हमारा एक अधिकार बाजार। इसमें क्या होता है, एक ऐसा बाजार होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें बाजारों में उत्पादन और विक्रय का पूर्ण अधिकार एक अथवा कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में रहता है। जैसे कि एक मार्केट हुआ और मॉल हुआ, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, तो वहाँ पर एक ही जो वहाँ का मालिक होता है एक ही व्यक्ति के अधिकार में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक अधिकार बाजार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप ये समझ लें पीएफ होता क्या है। मैंने तो पीएफ के बारे में आप सबको बताया,
फूड प्रोडक्ट और एक्ट जो मैंने अभी बताया पीएफ के बारे में, क्या है बच्चों? पीएफ होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो इसके बारे में जान ले थोड़ा सा। जो ये होता है पीएफ, भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम ही है। जो ये पीएफ है एक प्रकार का अधिनियम है, और इसे अधिनियम के अनुसार भोज्य प्रोडक्ट हैं, पदार्थ हैं, उनको तब मिलावटी माना जाता है जबकि खाद्य पदार्थों में उपयुक्त में से कोई अवगुण पाए जाते हैं। अगर खाद्य पदार्थ में कोई अवगुण पाए जाते हैं तो उसे मिलावटी माना जाता है और उसे हम पीएफ के तहत जानते हैं। मिलावटी पदार्थ को रखने वाले व्यक्ति व बेचने वाले व्यक्ति को 3 माह से 6 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। जो पीएफ अधिनियम है इसके तहत जो मिलावटी भोज्य पदार्थ बेच रहा है उसे 3 माह से लेकर 6 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है, और उसे 500 रुपये से लेकर 2000 तक जुर्माना किया जा सकता है। और वह व्यक्ति यदि मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचते या रखते हुए दूसरे बार पकड़ा जाएगा तो उसे बहुत ही कठोर सजा देने की प्रावधान है। किसके तहत? पीएफ द्वारा। उसके बाद आप सब ये प्रश्न देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उपभोक्ता अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको हल्का उपभोक्ता अर्थशास्त्र के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, अगर प्रश्न बनता है उपभोक्ता से, तो आपको जरूर डेफिनेशन देना होगा और उसके अर्थ के बारे में भी बताना होगा। तो देख लेते हैं क्या है उपभोक्ता अर्थशास्त्र का अध्ययन एक गृहिणी के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है। आपके लिए आप पढ़ रहे हैं तो ये किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, इसे आप कैसे ही अपने लिए उपयोगी मानेंगी, तो ये आपको अपने शब्दों में बताना है। तो देखते हैं क्या है इसमें। उपभोक्ता अर्थशास्त्र सीमित साधन तथा असीमित आवश्यकताओं में समायोजन की प्रक्रिया है। एक गृहिणी अपने घर की सुख शांति हेतु साधन और आवश्यकताओं के बीच जो समायोजन प्रक्रिया करती है, जिसके लिए उपभोक्ता अर्थशास्त्र उपभोक्ता शिक्षा, पारिवारिक बजट, निवेश के उत्तम साधनों की जानकारी देकर गृहिणी के कार्यों को आसान बनाता है। इससे किस किस की जानकारी मिलती है? उपभोक्ता शिक्षा की भी ये होती है जानकारी हमें, उपभोक्ता अर्थशास्त्र की जानकारी होती है, पारिवारिक बजट की जानकारी और निवेश के उत्तम साधनों की भी जानकारी होती है। इस प्रकार गृहिणी के जो कार्यों को आसान भी बनाता है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। और उपभोक्ता अर्थशास्त्र गृहिणी को बाजार विनिमय, मूल्य निर्धारण तथा टैक्स, धन विनियोजन आदि की जानकारी भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है हमारा मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं। मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं? तो बच्चों जो मूल्य होता है उसके निर्धारण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो आप देखें क्या है। और इसमें मार्शल के अनुसार एक परिभाषा भी है, ध्यान देना। जो बाजार होता है उसमें वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के लिए मुख्य तत्व वस्तु की मांग तथा पूर्ति ही होती है। और जब बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति मांग के अनुसार होती है तो बाजार की स्थिति संतुलित रहती है, क्योंकि वस्तु की मांग पूर्ति मात्र संतुलित होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो कीमत निर्धारित होती है वह भी संतुलित होती है। मार्शल ने कहा कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग तथा पूर्ति दोनों के समन्वय द्वारा होता है। इसी तरह कीमत निर्धारण हेतु मांग तथा पूर्ति दोनों पक्ष आवश्यक हैं। कोई अकेला पक्ष कीमत निर्धारण नहीं कर सकता है। जी हाँ, कोई अकेला पक्ष अगर देखा जाए तो वो कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये भी देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध समझाइए। जो सीमांत उपयोगिता है उसके बारे में और कुल उपयोगिता के बारे में भी हमें जानना है। सीमांत तथा कुल उपयोगिता ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप सब देख लें। सीमांत तथा कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होता है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है जो भूखा है तथा रोटी की उसे आवश्यकता भी है, रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है, और उस रोटी की विभिन्न इकाइयों से उसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता का तथा कुल उपयोगिता का विवरण इस प्रकार से होगा। देखिए, रोटी की जैसे कि एक रोटी है, इकाइयाँ 1 है, फिर उपयोगिता उसकी 20 है, और सीमांत उपयोगिता का स्वरूप धनात्मक है, और 20 तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? 20 ही होगी। जैसे कि ऋणात्मक है,
7 है, इकाइयाँ 7 हैं तो ऋणात्मक है। 35 से 45 35 है तो 45 है उसकी 45 से कुल उपयोगिता है तो माइनस करके 10 हुआ तो क्या होगा, -10 है 45 उपयोगिता के हिसाब से, तो फिर आंसर 35 होगा। और इससे क्या होगा, इससे स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो प्रारंभिक इकाइयों से धनात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, परंतु उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और कुल उपयोगिता का स्तर बढ़ता हुआ रहता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, बढ़ता रहता है और फिर उपभोग वस्तु जो होती है उसकी इकाइयों में भी कमी आ जाती है। कुछ सीमा के पश्चात सीमांत उपयोगिता का स्तर 0 पर पहुंच जाता है और फिर उसके बाद होता है कि जिस स्तर पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है उसी बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता का स्तर घटता है। उसके बाद ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवश्यकता एवं मांग में अंतर बताइए। तो जो आवश्यकता है और मांग में अंतर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, ये सबको पता है, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ही होती हैं, अर्थात असीमित होती हैं। उनको हम जोड़ नहीं सकते, गिन नहीं सकते कितनी आपकी आवश्यकताएं हैं। तथा साधन भी सीमित होता है, साधन सीमित है अर्थात आपके लिए जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी होगी, पर आपकी जो आवश्यकताएं हैं उससे कहीं गुना होती है। सीमित साधनों के कारण प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी जितनी सैलरी है उसी हिसाब से आप अपनी आवश्यकताओं का सेवन करेंगे, उससे अधिक नहीं कर सकते। संतुष्ट की जाने वाली आवश्यकताएं मांग की बताते हैं। जो संतुष्ट की जाने वाली आवश्यकताएं होती हैं वही मांग को बताती हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो सभी आवश्यकताएं मांग नहीं होती हैं। मांग केवल उन्हीं आवश्यकताओं को कहा जाता है जिन्हें वास्तव में पूरा किया जाए। इस प्रकार एक आवश्यकता मांग तभी कही जाएगी जब उसकी संतुष्टि की जाए। और हमारे बेनहम के अनुसार, जो हमारे बेनहम थे, इन्होंने कहा कि एक दी हुई कीमत पर, जैसे कि आपने अभी देखा आवश्यकता और मांग में अंतर है, तो आवश्यकता और मांग में अंतर के बारे में जानना है तो ये परिभाषा भी याद रखना। परिभाषा आप अगर बीच बीच में परिभाषा दे रहे हैं तो आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, जिससे आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलता है। बेनहम ने कहा कि एक दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो कि वास्तव में उस मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाएगी, किसी समय विशेष पर क्रय की जाएगी। और इसी दृष्टि से आवश्यकता और मांग में पाए जाने वाले जो मुख्य अंतर अग्र प्रकार के होते हैं। इनमें जो अंतर हैं ये देख लेते हैं कौन कौन से अंतर हैं। पहला हमारा है, मांग समय तथा मूल्य सापेक्ष होती है, जबकि आवश्यकता के संबंध में ऐसा होना आवश्यक नहीं होता है। मांग जो होती है वो मूल्य पर होती है, सापेक्ष होती है, जबकि हमारी आवश्यकता का संबंध इससे नहीं होता है। और सरल शब्दों में मांग में सदैव एक निश्चित मूल्य पर ही व्यक्त की जाती है और बिना मूल्य बताए वस्तु की मांग नहीं होती। और आवश्यकता के बारे में देखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप सब, आवश्यकता और मांग में अंतर, और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आवश्यकताओं का स्वरूप साधारण होता है, स्थायी रहता है और उनमें परिवर्तन कम होता है। और इसी के विपरीत अगर मांग अनेक कारण से समय समय पर बदलती रहती है। जब कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वह मांग का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? मांग का रूप ले लेती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि आवश्यकता से ही मांग का जन्म होता है। इसी दृष्टि से यदि देखा जाए तो आवश्यकता कारण अर्थात कॉज है,
तो मांग के परिणाम अर्थात इफेक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छे लेवल की विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए। तो अच्छे लेवल की विशेषताएं कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल के बारे में जानना। तो बच्चों अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया बच्चों लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आप सब लाइक बहुत कम करते हो। ऐसा क्यों करते हो ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो देखते हैं अच्छे लेवल की विशेषताएं बताएं। अच्छे लेवल की विशेषता क्या है? लेवल देखते हैं पदार्थों के जो लेवल होता क्या है पहले इसके बारे में जान लें। जो पदार्थों के पात्रों पर लिखे होते हैं, जो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, पदार्थ खरीद रहे हैं, तो उनके पात्रों पर लिखे हुए मोहर लगे हुए एवं छपे हुए मोहर जो होते हैं वो छपे हुए होते हैं अथवा धातु के कटे हुए अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेबल कहा जाता है। लेबल द्वारा ही उपभोक्ता को पता चलता है कि एक बंद पात्र के अंदर जो वस्तु है वह क्या है और वो कितनी उपयोगी है। ये सब किसके द्वारा पता चलता है? लेबल के द्वारा पता चलता है। देख सकते हैं टोमेटो प्योर है, इसके अंदर ये लेबल ऐसे ही लेबल लगा रहता है। ये भी MRP का लेबल है और इसमें प्रोडक्ट में कितना क्या मिक्स है इसके बारे में भी लिखा रहता है। ये सब लेवल के तहत ही आते हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेवल के निम्नलिखित गुण बताए हैं, उन गुणों को भी जान लेते हैं। पहला हमारा है पदार्थ का नाम होना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं अच्छे लेवल या आप उत्पादन करता है तो सबसे पहले आप पदार्थ का नाम डालें उस पर, और ब्रांड का नाम होना चाहिए, और उक्त पदार्थ को बनाने के प्रयोग किए गए खाद्य पदार्थों की सूची भी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या मिक्स किया जा रहा है, और पदार्थ का भार या मात्रा भी होनी चाहिए। पदार्थ का मूल्य होना चाहिए और प्रयोग किए गए परिरक्षकों, रंगों तथा सुगंधों का भी नाम होना चाहिए, और बैच नंबर होना चाहिए अथवा कोड नंबर होना चाहिए। जो आपका ISI के तहत जो कोड नंबर मिलता है वो भी होना चाहिए, और स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम भी होना चाहिए। निर्माता का नाम एवं पता होना चाहिए प्रोडक्ट में, और उसे अच्छे लेवल की यही पहचान है, और उसे देश का नाम जहाँ पर वह निर्मित किया गया होता है, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ये होना जरूर चाहिए। और निर्माण करने की तिथि भी होनी चाहिए, प्रयोग अवधि तथा खराब होने की संभावित तिथि भी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट जरूर डालना चाहिए। प्रयोग करने की विधि भी होनी चाहिए, पदार्थ को संग्रह करने की विधि भी होनी चाहिए। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर टिप्पणी लिखिए। जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है उस पर टिप्पणी देना है। तो इस परिषद के उल्लेख के अनुसार ये परिषदें यह देखेंगे कि उनके राज्यों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार उपभोक्ताओं के अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे सुरक्षा संबंधी अधिकार हुए। याद रखना प्रश्न क्या है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में क्या क्या अधिकार होते हैं ये भी आप सब ध्यान देना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या क्या अधिकार होते हैं। पहला है हमारा सुरक्षा संबंधी अधिकार, दूसरा है सूचना संबंधी अधिकार, तीसरा है चयन संबंधी अधिकार, चौथा है सुनवाई संबंधी अधिकार, और पांचवा है क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार, और छठा है ज्ञान संबंधी अधिकार। और धारा 5 है जो हमारी धारा 5वीं है, उसमें इस परिषद की बैठकों के विषय में भी विवरण दिया गया है। और जो धारा संख्या 6 है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। इस धारा के अंतर्गत दिए गए एक उपभोक्ता के अधिकार इस प्रकार से हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से हैं उपभोक्ता के अधिकार, और इसमें नहीं दिख रहा है, कट गया है। तो है बच्चों क्या है सुरक्षा संबंधी अधिकार, इसके बारे में जान लेते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादक का जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक उत्पादक है उस पर रोक लगाना। दूसरा सूचना संबंधी अधिकार, इसमें वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर एवं मूल्यों की जानकारी देना। और उसके बाद चयन संबंधी अधिकार है, विभिन्न वस्तुओं का होना। सुनवाई संबंधी अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत शिकायत करने पर उपभोक्ता की सुनवाई हो। क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार है, इसमें उपभोक्ता के अनैतिक और शोषण से निवारण तथा अनुचित व्यवहार पर रोक होना चाहिए, और उपभोक्ता को संपूर्ण जानकारी का अधिकार दिया गया है। धारा संख्या
7 में कहा गया है कि राजकीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद धारा संख्या जो 8 है उसमें कहा गया है कि इस परिषद के सदस्य उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। और धारा संख्या 9 जो है उसमें कहा गया उपभोक्ता विवरण निवारण हेतु तो विभिन्न व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब प्रत्येक राज्य में एक सीमित समिति बनाई गई है। हर एक राज्य में एक समिति बनाई गई है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। और ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता का अर्थ एवं विशेषताएं। उपभोक्ता का अर्थ आप सब समझ गए हैं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषता भी जान लेते हैं। उपयोगिता नष्ट होना, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसकी व्यक्ति उपभोक्ता तभी माना जाएगा जब उसके उपयोग करने की वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। यदि वह वस्तु या सेवा की उपयोगिता को कम या समाप्त नहीं कर पाता है तो वह उपभोक्ता नहीं होता है, क्योंकि उपयोगिता मनुष्य द्वारा ही नष्ट होनी चाहिए, अन्य किसी प्राणी के द्वारा नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाता है और ना कि पशुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाता है। आवश्यकता की संतुष्टि होनी चाहिए। वस्तु के या सेवाओं के उपयोग से यदि किसी मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट होती है तो वह मनुष्य उपभोक्ता कहलाता है। यदि वस्तु नष्ट हो जाए और मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण न हो तो उसे उपभोक्ता नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जब सॉरी बच्चों, ये उसी में रिपीट कर दिए हैं। इसके बाद आवश्यकता की संतुष्टि के बाद आता है मूल विभेद कर दिए हैं, पर मूल विभेद नहीं होगा। उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं, यही इतना ही होगा उपभोक्ता की संतुष्टि। उसके बाद मूल विभेद देख लेते हैं। मूल विभेद के प्रकार। मूल विभेद की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। तो जो मूल विभेद होता है उसके प्रकार कई हैं। काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात बाजारों के निम्नलिखित प्रकार का मूल्य विभेदन पाया जाता है। पहला होता है व्यक्तिक मूल्य विभेदन, जिसमें जब एक उत्पादक अथवा एक अधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य विभिन्न व्यक्ति से भिन्न प्राप्त करता है तब उसे ही हम व्यक्तित्व मूल्य विभेदन कहा जाता है। जैसे डॉक्टर है निर्धन बीमारों से कम अथवा अमीरों से अधिकतम फीस लेता है। जैसे गरीब पेशेंट आता है तो उससे डॉक्टर कम फीस लेता है, जबकि जो अमीर पेशेंट आता है उससे अधिक फीस लेता है। तो यही क्या हमारा है, व्यक्तित्व मूल्य विभेद होता है। नेक्स्ट हमारे क्रय के अनुसार मूल्य विभेद, जैसे कि इस प्रकार के मूल्य विभेद में जैसे क्रेता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के आधार पर होता है। जैसे वनस्पति घी का 1 किलोग्राम का डिब्बा 25.15 रुपए का आता है, जबकि 4 किलोग्राम का डब्बा, जो 4 किलोग्राम का डब्बा है वो 88 रुपए का आता है। तो ऐसा है नहीं कि घी इतने सस्ते मिले, है ना बच्चों, घी तो बहुत ही महंगा है। उसके बाद तीसरा है क्षेत्र के अनुसार मूल्य विभेद। इस प्रकार का मूल्य विभेद उस समय देखने को मिलता है जब किसी बाजार में एक आधिकारिक वस्तु के स्थान पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के बाजार में वह बिक्री बढ़ाने हेतु अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर वस्तु का विक्रय करता है। उसके बाद 4 नंबर है हमारा प्रयोग के अनुसार मूल्य विभेद। जी हाँ, उपयोगिता जैसे आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार भी मूल्य विभेद होता है। प्रयोग के अनुसार होता है कि मूल्य विभेद उपभोक्ता द्वारा वस्तु के प्रयोग में भिन्नता के कारण किया जाता है। जैसे घरों में बिजली प्रयोग के लिए निजी कीमत अथवा औद्योगिक प्रयोग के लिए अधिक ऊंची कीमत देनी पड़ती है। दूरी के आधार पर मूल्य विभेद, जैसे रेल द्वारा लंबी यात्रा करने पर कम भाड़ा तथा कम दूरी के लिए आनुपातिक रूप से अधिक भाड़ा लगता है। मूल्य विभेद की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें या दशाएं क्या है। मूल्य विभेद की सफलता के लिए जो निम्नलिखित शर्तें हैं वो इस प्रकार से। पहला हमारा मूल्य विभेद करने वाला एक अधिकारी वस्तु का एकमात्र विक्रेता हो। जैसे कि यदि बाजार में वस्तु के एक से अधिक विक्रेता होंगे तो मूल्य विभेद तक संभव नहीं होगा जब तक उसके बीच समान मूल्य समझौता न हो जाए। इसीलिए मूल्य विभेद के लिए यह भी जरूरी होता है कि वस्तु का विक्रेता एकाधिकार हो। बच्चों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें
और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें बच्चों। आप सबके पेपर के लिए इतनी मेहनत हो रही है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हो, तो आप सब भी इतना अवश्य किया करें। मूल्य विभेद तभी संभव है जबकि बाजार अथवा विक्रेता के दो वर्ग हों। पहले जैसे कि मूल्य विभेद की नीति तभी अपनाई जा सकती है बच्चों जबकि एकाधिकारी वस्तु के लिए दो अथवा अधिक बाजार या क्रेताओं के वर्ग हों, जिसमें क्या हो, विभिन्न बाजारों के क्रेताओं को उनकी मांग की लोच के आधार पर वर्गीकृत कर लिया जाए और बेलोच मांग वाले क्रेता से लोचदार क्रेताओं की तुलना में वस्तु के ऊंचे मूल्य प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों आप सब टेंशन ना लो, हेडेक ना लो, आप सबका चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके लिए मैं मैराथन क्लास तैयार कर रही हूँ, बहुत अच्छा मैराथन क्लास जाएगा जिसमें आप जितने भी प्रश्न होंगे आपके पेपर में अवश्य ही हूबहू दिखेंगे। मूल्य विभेद तभी संभव होगा जबकि वस्तुओं का स्थानांतरण दो बाजारों के बीच संभव न हो। एकाधिकारी को मूल्य विभेद की नीति में उसी समय सफलता मिलती है। किस समय सफलता मिलती है बच्चों? उसी समय सफलता मिलती है जब कम मूल्य वाले बाजार में ऊंचे मूल्य वाले बाजार की वस्तु का हस्तांतरण संभव हो। यदि वस्तुओं का हस्तांतरण संभव होगा तब वस्तु के विक्रेता कम मूल्य वाले होंगे और इसी प्रकार से और फिर उसके बाद है हमारा बच्चों वही रिपीट कर दिए हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन के उपाय में प्रकाश डालिए। जो विक्रय संवर्धन होता है उसके उपायों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमारा है विज्ञापन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विज्ञापन में क्या होता है, इसमें विज्ञापन आधुनिक विक्रय प्रणाली का सर्वाधिक प्रभावी उपाय बनकर प्रकट होता है। जैसा कि देखा जाए टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र है, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से जो विज्ञापन करके उत्पादक उपभोक्ता के मन मस्तिष्क को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वह विज्ञापित वस्तु के चयन के लिए विवश हो जाता है। पैकेज क्या है, विज्ञापन, भड़कीले विज्ञापन आते हैं, इन सभी विज्ञापन को देख करके जो उपभोक्ता होता है प्रभावित होता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, जिससे क्या होता है वो ठगा भी जाता है। पैकिंग क्या है, विक्रय संवर्धन के उपाय हैं ये। पैकिंग क्या है, पैकिंग में वर्तमान समय में जो उत्पादन करता है आकर्षक एवं मनमोहक पैकिंग द्वारा उपभोक्ता को आकृष्ट करते हैं। बहुत प्रकार के जो क्या है पैकिंग होती है, पैकिंग से ही व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है। तो कह सकते हैं कि जो मनमोहक पैकिंग होती है उसके द्वारा उपभोक्ता आकृष्ट हो जाता है। और सुंदर पैकिंग के माध्यम से उपभोक्ता की चयन स्वतंत्रता प्रभावित होती है। उधार की सुविधाएं अर्थात क्रेडिट फैसिलिटीज, इसमें आजकल हर व्यक्ति आय से अधिक क्रय करना चाहता है और उत्पादक इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उपभोक्ता को उधार वस्तु देने या किस्तों पर अदायगी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है और उपभोक्ता की चयन स्वतंत्रता को प्रभावित करने में सफलता मिल रही है। जैसे कि आप सब लोन पे कुछ जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी भी लेता है तो हर माह जैसे उधार पे ले लेता है तो किस्तों के द्वारा अदायगी करेगा। वही इसमें कहा जा रहा है कि उधार की सुविधाएं होती हैं अर्थात क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं। निर्मूल्य उपहार, फ्री गिफ्ट, इसमें क्या होता है, विगत 4 से 6 वर्षों में से निर्मूल्य मुफ्त उपहार वस्तु देने की तकनीक उत्पादकों में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। आज बाजार में अनेक वस्तुओं के साथ ऐसे प्रस्ताव ऑफर अब मिलते हैं कि जिसमें उपभोक्ता की अपनी पसंद प्रभावित होती है। और उदाहरण के लिए उपभोक्ता कोलगेट टूथपेस्ट को पसंद करता है, किंतु जब उसे दुकानदार यह बताता है कि क्लोजअप जो है एवं ब्रश क्लोजअप मंजन है जो टूथपेस्ट है उसके साथ मुफ्त ब्रश मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा और वह तुरंत अपनी पसंद बदल देता है। कोलगेट की बजाय वह क्लोजअप मंजन टूथपेस्ट का चयन करने लगता है। तो कह सकते हैं ये भी
प्रभावित बहुत करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको, तेजी के साथ ऐसे रिवीजन कर लें। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये पता है। सन 1986 में आने वाला यह अधिनियम क्या हुआ बच्चों, जब 1986 में यह नियम भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उठाया गया तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में? तो 31 धाराएं हैं, याद रखना, प्रश्न बन सकता है। विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश हैं। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होती हैं। जैसे सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें आदि आती हैं, और वस्तु वह है जो उपभोक्ता निर्माता तथा अथवा विक्रेता से खरीदता है। इसके अलावा और भी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि धारा 2 में कहा गया है, धारा सेकंड है, दूसरा धारा संख्या 2 में कहा गया कि अधिनियम से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई, जैसे कि उपयुक्त प्रयोगशाला, दावा अर्थात क्लेम करना, उपभोक्ता विवाद, कमी, वादी, उपभोक्ता दोष और कंज्यूमर के बारे में। उसके बाद निर्माणकर्ता, ये सब क्या है, ये सब धारा सेकंड के तहत रखा गया। और धारा 4 के तहत है, धारा संख्या 4 में कहा गया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए। मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको। और उपभोक्ता को आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले घटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है हमारा आर्थिक घटक, दूसरा भौगोलिक घटक। आर्थिक घटक वो होते हैं जैसे कि देखा जाए तो इच्छाओं को आवश्यकता का रूप देने के लिए सबसे पहला तत्व है साधन, और प्राय साधन धन के रूप में होता है। जो हम इच्छाओं धन के अभाव में पूरी नहीं हो पाती है, वे इच्छाएं ही रहती हैं, आवश्यकताएं नहीं बन पाती हैं। एक ही समाज में मनुष्य की, जैसे कि कोई ड्रेस है, बहुत अच्छी ड्रेस है, आप उस ड्रेस को लेना चाहती हैं, आपकी इच्छा तो है, और पर आपके पास धन का अभाव है, आप उस ड्रेस को नहीं ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, ड्रेस की आवश्यकता पूरी हो रही, लेकिन उससे कम दामों वाले ड्रेस से पूरी हो सकती है, तो आपकी ये इच्छा ही कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा भौगोलिक घटक क्या है। भौगोलिक घटक, जैसे भारत में सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है, और अलग अलग प्रदेशों में प्रदेश के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ड्रेस की आवश्यकता होती है, तो यही हमारा भौगोलिक घटक होता है। उसके बाद स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना संबंधी तत्व हम तेजी के साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, और आपका महामैराथन है, इसमें मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना संबंधी तत्व जो होते हैं, इसमें एक व्यक्ति जो लंबी बीमारी के बाद उठा होता है, जिसकी बीमारी के कारण शारीरिक शक्ति का ह्रास हो गया है, तथा एक स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं की तुलना करने से पता चलेगा कि इन दोनों को भोजन संबंधी मांग अलग अलग होंगी। इसी प्रकार शारीरिक रचना के आधार पर भी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। 2 बच्चे हैं एक ही उम्र के, और उनमें एक का कद लंबा होगा और दूसरे का कद नाटा होगा, तो उन बच्चों की लंबाई में भिन्नता हो गई, और ये भिन्नता का कारण उनके एक ही डिजाइन के कपड़े लिए जाएं पर भी कपड़े संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, क्योंकि एक तो छोटा है, छोटे के लिए छोटे का ड्रेस लेना पड़ेगा, और लंबा जो है उसके लिए लंबे ड्रेस का चुनाव करना पड़ेगा, तो एक प्रकार के डिजाइन के वस्त्र उस पर सूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा सामाजिक घटक, मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है, आप सबको पता है। ये अरस्तु की एक परिभाषा भी है, जिसमें कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह समाज के बनाए नियमों का पालन भी करता है। यदि नहीं करता है तो समाज उससे स्वीकार भी नहीं करता है, और सामाजिक सभ्यता के अंतर होने के कारण एक ही कार्य के लिए अलग अलग समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग होंगी। उदाहरण के लिए, जैसे मृत्यु के बाद हर समाज में अंतिम संस्कार की जाती है, तो हर एक समाज में अंतिम संस्कार किया जाता है मृत्यु के बाद, और वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। और जैसे हर समाज में विवाह भी होता है, प्रत्येक समाज में अलग अलग संस्कार होते हैं, जिसके लिए विभिन्न लिंग के वयस्क होते हैं, किंतु हम देखते हैं कि विवाह की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक समाज में होने वाला व्यय 10,000 से दूसरे समाज में 40,000, और कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इससे भी कम, इससे भी अधिक व्यय होता है। जहाँ तक क्रिया का प्रश्न है वह एक ही होता है। उसके बाद 5 है हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण।
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले घटक हैं, इन्हीं सभी के द्वारा जो उपभोक्ता होती है प्रभावित होता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जैसे कि हमारी आवश्यकताएं हमारी विचारधाराओं से प्रभावित होंगी, और वे परिवार तथा वे व्यक्ति जिनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मिक होगा, उनकी आवश्यकताएं उन व्यक्तियों तथा परिवारों की अपेक्षा जिनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भौतिकवादी और संसारिक सुखों का महत्व देते हैं, कम होगा। आदत भी है, अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं जो आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। जो अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं उनमें अंतर का कारण होता है कि उनकी आदतें अलग अलग होती हैं। जब व्यक्ति अपने स्तर के आधार पर खाने पीने पहनने ओढ़ने की आदतें बना लेता है तो उन्हें छोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आदतें उस व्यक्ति की आवश्यकताएं बन जाती हैं। जिसका उदाहरण, कुछ व्यक्ति भोजन के बाद पान खाना शौकीन होते हैं, पान खाना पसंद करते हैं, और कुछ दिनों तक लगातार खाने के बाद या उनकी आदत बन जाती है, और वो यदि भोजन कर रहे हैं उसके बाद उन्हें पान खाने के लिए नहीं मिलता है, उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि उन्होंने अभी पूर्ण रूप से भोजन ही नहीं किया है। तो यही आदत उनकी आवश्यकता बन जाती है। उसके बाद फैशन और प्रचलित रिवाज होता है। फैशन और प्रचलित रिवाज जी हाँ आवश्यकता को प्रभावित करता है, क्योंकि हर समय अलग अलग फैशन होते हैं, अलग अलग प्रचलित रिवाज भी होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। बदले रीति रिवाज की आवश्यकताओं के अनुसार अंतर आ जाता है। कई प्रकार जो रीति रिवाज बदल जाते हैं, और बाल बांधने के लिए जैसे चुटीले का प्रयोग किया जाता है, और फिर सूती रिबन का प्रयोग, फिर नायलॉन के रिबन का प्रयोग, फिर इसके बाद रबर का प्रयोग, इसके बाद आधुनिक समय में आप सब लेजर का प्रयोग कर रही हैं। ये सब क्या है, फैशन के हिसाब से आता है। दिखावे की भावना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे की भावना रखते हैं, दिखावे की इच्छा रखते हैं, उसके अनुसार एक सहज प्रवृत्ति अपनी इस इच्छा के पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक आवश्यकता बना लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुंदर दिखने की इच्छा, जिसके लिए विभिन्न साज सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अनुकरण की भावना बच्चों, अनुकरण की भावना बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं, इसलिए उन आवश्यकताएं इसलिए उत्पन्न होती हैं कि हम जो दूसरे में देखते हैं, अनुकरण वही तो है, अधिगम वही है जो मैंने बाल विकास में पढ़ाया है आप सबको। जो छोटा बच्चा होता है वो बड़े बच्चों का अनुकरण करता है, उनको देखकर ही सीखता है। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे से देखते हैं उनका अनुकरण करते हैं, इसीलिए दूसरों के पास जो उपलब्ध वस्तुएं होती हैं वो अपने पास भी चाहते हैं, और आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला यह तत्व प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने वाला, जिसके कारण क्या समाज में गति बनी रहती है। उसके बाद हमारा है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उपयुक्त ऐसे निष्कर्ष भी लिख के आप इतना दर्शा सकते हैं कि उपयुक्त विभिन्न कारणों से अलग अलग मनुष्यों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। एक ही वस्तु से संबंधित अलग अलग लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, किंतु इस भिन्नता के उपरांत भी आवश्यकताओं की कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो कि समान होती हैं। आवश्यकताओं की इन समान लक्षणों की आवश्यकताओं की विशेषताएं कहते हैं। उसके बाद जो उपभोक्ता की प्रभुत्ता होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आय का आकार होता है उपभोक्ता की प्रभुत्ता में। जो उपभोक्ता होती है उसकी प्रभुत्ता में सबसे पहले आय का आकार आता है, उसमें साइज ऑफ इनकम। आय का आकार उपभोक्ता के चयन को प्रभावित करने वाला होता है, और उसकी संप्रभुत्ता को सीमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक भी होता है। ये वहीं फिर से रिपीट कर दिए हैं। और सीमित आय के कारण उपभोक्ता के चयन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। किन्स ड्यूसेनबेरी और विद्वानों ने माना है, जो हमारे विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि उपभोग वस्तु जो उपभोग आय का फलन है, उपभोक्ता कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में क्रय करेगा और यह उसकी आय पर निर्भर करता है। और हमारी श्रीमती बारबरा वुडन ने कहा कि इनके अनुसार कहा गया है कि आय के उपभोग में जब उपभोक्ता किसी वस्तु को
खरीदने की क्षमता नहीं रखता है, तब उसे हम सम्राट कहकर पुकारना उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाने जैसा होता है। अगर आपके पास वो मूल्य उतना नहीं है किसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो यदि आपको कोई व्यक्ति सम्राट कहता है तो उसकी निर्धनता का मजाक उड़ाना जैसा होगा। किसने कहा? हमारी श्रीमती बारबरा वोटन के अनुसार है। उसके बाद है आदतें तथा सामाजिक परंपराएं। जी हाँ, हैबिट एंड सोशल कस्टम। इसमें क्या होता है, जो सामाजिक परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, आदतें होती हैं, इन सभी तत्वों उपभोक्ताओं के चयन को प्रभावित करते हैं और उपभोग जो होता है उपभोग की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और सामान्य उपभोक्ता प्रचलित रीति रिवाज, फैशन, परंपरा विरोध करने से उसके जो विपरीत व्यवहार साहस नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कोई जैन धर्मावलंबी है, अपने समाज में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं कर सकता। हिंदू परिवार में दीपावली पर दीपक जलाना या प्रकाश करना एक परंपरा है और सामान्यतः कोई इसके विपरीत आचरण नहीं करता है। विक्रय कलाएं या विक्रय संवर्धन पर उपाय अर्थात मार्केटिंग मेथड जो होता है, उसके अंतर्गत आता है कि वर्तमान समय में उत्पादक एक विक्रेता अपने उत्पादन की बिक्री हेतु अनेक उपाय एवं तकनीक का प्रयोग लाते हैं। इन्हीं उपायों के फलस्वरूप उपभोक्ता का व्यवहार बदला जाता है और उससे संबंधित उत्पादों की भी बिक्री में प्रोत्साहन मिलता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप सब हेडिंग समझना और उसके अंतर्गत आप लिखने का प्रयास करना और कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो जो रीति एवं वस्तुओं की प्रजातियां होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो उपभोक्ता होते हैं उनकी पसंद को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपकी शिक्षा ही आती है, क्योंकि शिक्षा आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालती है उपभोक्ता के ऊपर। उपभोक्ता की शिक्षा उसे उपभोग प्रक्रिया से प्रभावित करती है। अगर वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसका गुण दोष का ज्ञान नहीं होगा और शिक्षा सही गलत का ज्ञान कराती है। आप सबको पता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सही गलत का ज्ञान प्राप्त करता है और उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है, ताकि उसमें जो साधन का प्रयोग कर रहा है, शिक्षा बहुत ही उपयोगी है बच्चों। और उसके बाद हमारा है, शिक्षा के बाद है जीवन दर्शन। ये भी रीति रिवाज को प्रभावित करती है। जीवन दर्शन में जैसे कि जीवन दर्शन अर्थात उपभोक्ता के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, आशावादी उपभोक्ता होता है, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में संतुलन बनाकर रखने वाला उपभोक्ता, ये सब जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या होता है, जो वो उपभोक्ता भविष्य की चिंता के हर प्रकार का उपभोग भविष्य पर टाल देते हैं और अंत में क्या होता है, अतः उपभोक्ता का दृष्टिकोण जीवन के प्रति आशावादी, निराशावादी या फिर भाग्यवादी किस प्रकार का है, उसके उपभोग का ढंग इसी तरह से होता है। उसके बाद उम्र आती है। उम्र भी बहुत प्रभावित करती है। उम्र में जैसे कि बाल किशोरावस्था में और अनुभव की कमी होती है और ये उपभोक्ता लापरवाही से बिना सोचे समझे व्यय करते हैं। उम्र बढ़ने पर अनुभव होगा और उपभोग के चुनाव में सहायक होते हैं। यह उपभोक्ता सोच समझकर व्यय करते हैं। उसके बाद लिंग आता है। पुरुषों की तुलना में महिला उपभोक्ता अधिक विवेकपूर्ण ढंग से परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और महिला उपभोक्ता का उपभोग संतुलित होता है। असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं तथा उसके पास उपलब्ध साधन दो समांतर रेखाओं जैसे हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन सीमित होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया शुरू में, आपकी आवश्यकताएं तो बहुत हैं पर आपकी आय इनकम सीमित ही है, उतना ही हर मंथ मिलता है। बाजार प्रक्रिया भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि उपभोक्ता का उपभोग बाजार प्रणाली से प्रभावित होता है। फैशन तथा रीति रिवाज, जी हाँ, फैशन तथा रीति रिवाज बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि समय समय पर फैशन चेंज होता रहता है और रीति रिवाज भी जैसे कि हर समय रीति रिवाज के अनुसार ही चला जाता है। आदतें हैं। आदतें मैंने बताया पहले भी आदतों के बारे में कि आदतें भी हमारे रीति रिवाज को प्रभावित करती हैं। किसी की आदत कुछ है, कुछ पहनने की, किसी की आदत कुछ पहनने की है, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद विज्ञापन भी बहुत सारे लुभावन विज्ञापन होते हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति ठगा जाता है और उस प्रोडक्ट को उपभोक्ता खरीदता है, जिससे
क्या होता है, उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता खरीद की परेशानियां क्या होती हैं, समस्याएं जान लेते हैं। वस्तुओं में मिलावट की समस्या होती है। इन मिलावट की समस्या आप लिख सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च में पपीते का बीज होना, और चाय पत्ती में उबाली हुई चाय पत्ती को सुखाकर डालना, ये सब क्या है, मिलावट से संबंधित दोषपूर्ण माप का तौल के साधन होना, ये भी आता है। इसमें जो दोषपूर्ण माप का साधन है, इसमें आप सब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माप व तौल की जो मीट्रिक पद्धति है ये जान लेना। इसके बारे में हम बता देते हैं पहले आप सबको। दोष यहाँ से सुनते हैं। दूसरा नंबर, उत्पादक प्रायः मानक तौलने वाले बाटों और मानक पाने वाले बर्तनों का प्रयोग करते हैं। कई बार मापने वाले बर्तनों में तल को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कम वस्तु मापी जाती है। पैकिंग पदार्थों में डिब्बे तथा शीशियों के आकार ऐसे होते हैं जो उपभोक्ता को उसके भार तथा नाप का उचित अनुमान नहीं लगाने देते हैं और भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, जैसे शीशियों के मोटे तले, मोटे कांच की शीशियाँ, लंबी पतली आकार वाली शीशियाँ आदि। दुकानदार बहुधा हाथ वाले तराजू का उपयोग करते हैं और तराजू की डंडी, पलड़े, सुई ठीक नहीं रहते हैं तथा तौलते समय अंगूठा लगाकर कम तौलते हैं। ये भी क्या होता है, बहुत ही प्रभावित करती है माप तौल में। दोषयुक्त तौल एवं माप के साधन के उपयोग को रोकने के लिए अप्रैल सन 1955 में, बच्चों अप्रैल सन 1955 में भारतीय संसद में मानक माप एवं तौल के लिए मैट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली को देश भर में अपनाने का प्रस्ताव रखा गया और वही प्रस्ताव सन 1956 में मानक माप व तौल अधिनियम पारित किया गया और अप्रैल सन 1962 में यह मैट्रिक पद्धति के तथा दशमलव प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू की गई। देख लेते हैं मैट्रिक पद्धति में, जैसे माप और तौल की मैट्रिक पद्धति। माप तौल में मैट्रिक पद्धति निम्नलिखित इकाइयाँ होती है, जैसे नाप की इकाइयाँ यूनिट ऑफ लेंथ मीटर हो गया, और तौल की इकाइयाँ जैसे यूनिट ऑफ वेट ग्राम में होता है। अगर आप सबसे प्रश्न बनता है नाप की इकाइयाँ बताइए, तो मीटर होता है, ओके, और तौल की इकाइयाँ क्या है, ग्राम होता है। द्रव्य नापने की इकाइयाँ क्या होती हैं, लीटर होते हैं। यूनिट ऑफ लिक्विड मेजरमेंट अर्थात यूनिट ऑफ वेट ग्राम है। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है और यूनिट ऑफ लिक्विड मेजरमेंट अर्थात लीटर होता है। ये 3 प्रकार की नाप की इकाइयाँ, जैसे कि 10 मिलीमीटर हुआ तो 1 सेंटीमीटर होगा, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर हुआ, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। और नाप की इकाइयाँ तो बताया मैंने। अब तौल की इकाइयाँ जान लेते हैं। तौल की इकाइयाँ जैसे 10 मिलीग्राम है तो 1 सेंटीग्राम होगा, 10 सेंटीग्राम हुआ तो 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है, और 10 ग्राम हुआ तो 1 डेकाग्राम होगा, और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 केजी अर्थात 1 किलोग्राम। द्रव्यों को मापने की इकाइयाँ भी जान लेते हैं। द्रव्य पदार्थों को, जैसे कि तेल हुआ आपका, तो तेल को कैसे नापेंगे, जैसे 10 मिलीलीटर है तो 1 सेंटीलीटर होगा, और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, और 10 लीटर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। सॉरी बच्चों, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। मैट्रिक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली अपनाने वाले मानक तौल व माप अधिनियम सन 1976 में यह एक्ट पारित किया गया। इसके साथ ही सन 1977 में डिब्बाबंद वस्तु की खरीदारी तथा डिब्बाबंदी संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए। वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल होना, जैसे कि एक अच्छा लेबल वह है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के विषय में आसान भाषा में समझा सके, उचित जानकारी दे सके। लेबल का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे गए पदार्थों के विषय में पूर्ण जानकारी देना, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ के विषय में जानने हेतु केवल लेबल पर ही नहीं निर्भर होता है, अतः लेबल को उस पदार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करना पड़ता है। और प्राय उत्पादक जो होते हैं अपूर्ण लेबल लगाकर उपभोक्ता को धोखा देते हैं, धोखा देने के प्रयत्न करते हैं, जिससे क्या होता है, उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है और वस्तु खरीद लेता है।
भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अच्छे लेवल के निम्नलिखित गुण बताए हैं। मैंने ये सब बताया हुआ है आप सबको, और स्क्रीनशॉट ले लें जिनको देखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। बाजार के घटिया किस्म की वस्तुओं की उपलब्धि। जो बाजार में बहुत प्रकार की घटिया किस्म की वस्तुएं बिकती हैं, इनकी उपलब्धि के कारण भी क्या होता है, उपभोक्ता खरीद में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। समझ लेना कि जो घटिया पदार्थ मिलते हैं उनके अधिक उपलब्धि के कारण भी, किस्म की उपलब्धियों के कारण भी बहुत ही प्रभाव पड़ता, समस्या आती है, परेशानी आती हैं। बाजार में नकली वस्तुओं की भरमार होने के कारण भी ठगा जाता व्यक्ति, असली वस्तुएं नहीं खरीद पाता, नकली वस्तुओं को खरीद लेता है। और भ्रामक या व असत्य विज्ञापन के कारण भी बहुत ही परेशानियां आती हैं उपभोक्ता को। और उसके बाद आता है हमारा जो प्रश्न, उपभोक्ता की परिभाषित किए जाने वाली उपभोक्ता की विशेषताएं। तो उपभोक्ता की विशेषताएं देख लेते हैं, और परिभाषा आप सब याद होगा। हेडिंग देखेंगे, इसके अंतर्गत आप सब समझने का प्रयास कर लें, ध्यान दे लें, आप अभी भी समय है, पढ़ लें। उपभोक्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वस्तु या सेवा दोनों का उपभोग सम्मिलित होना चाहिए। वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान आवश्यक है। अंतिम उपभोग अनिवार्य शर्त है। क्रेता और उपभोक्ता में अंतर होगा। और उसके बाद उपभोक्ता की आवश्यकता देख लेते हैं, क्या कंज्यूमर की नीड होती है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण, उसकी आवश्यकता में सबसे पहले आता है आवश्यक वस्तुएं, फिर या अनिवार्य आवश्यकताएं, और उसके बाद आता है अनिवार्य आवश्यकताएं, फिर जीवन रक्षक आवश्यकताएं आती हैं। पहले व्यक्ति सबसे पहले जो आवश्यकताएं होती हैं, सबसे पहले वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के बारे में खोजता है, अनिवार्य आवश्यकताओं को ढूंढता है, फिर उसके बाद जो जीवन रक्षक आवश्यकताएं जैसे भोजन है उसके बारे में जानता है, उसके बारे में जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आवास है आदि आते हैं जो जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। फिर कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं आती हैं। फिर उसके बाद आता है प्रतिष्ठा और रक्षक आवश्यकताएं। फिर आरामदायक आवश्यकताओं का चुनाव करता है व्यक्ति। फिर उसके बाद विलासिता संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। फिर हानि रहित विलासितापूर्ण आवश्यकताएं आती हैं। फिर उसके उपरांत बच्चों फिर उसके बाद हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं आती हैं। उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं देख लेते हैं। इसमें भी जो हेडिंग है वही हम बताएंगे, इसके अंतर्गत आपको लिखना है। आप अभी भी समय है, रिवीजन कर लें स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। उपयोगिता मापनीय होती है। वस्तु विशेष का स्वतंत्र महत्व होता है। ये आपकी उपभोक्ता की बचत की जो मान्यताएं हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना, पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा, स्थानापन्न वस्तु के अभाव, उपयोगिता हास नियम का लागू होना। उसके बाद आप ये भी देख लेना, उपभोक्ता के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व। आय का आकार ये भी बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद आदतें तथा सामाजिक परंपराएं ये भी प्रभावित करता है। ये घोल इधर उधर करके सारा प्रश्न यही सब आता है, बनता है। ठीक, आदतें तथा सामाजिक परंपराएं, विक्रय कलाएं तथा विक्रय संवर्धन उपाय, विज्ञापन हुआ, पैकिंग हुई, उधार की सुविधाएं हुई, निर्मूल उपहार हुआ। ये सब मैंने अभी पढ़ाया, लेकिन प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले वस्तुओं का चयन कैसे करेंगे, या कुछ भी प्रश्न अगर आप समस्या से संबंधित क्या क्या कारक हैं ये सब बनता है, तो आप सबकी यही हेडिंग आएगी। तकनीकी ज्ञान एवं वस्तुओं की उपलब्धता, आसपास का परिवेश एवं प्रदर्शन प्रभाव, एक अधिकारी स्थितियां, परमापी वस्तुओं का उत्पादन, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं स्वभाव, सरकारी नियंत्रण, बाजार के प्रकार, ये सब मैंने बताया ही आप सबको। स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, समय के आधार पर बाजार, अति अल्पकालीन दैनिक बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। उसके बाद आपका एक अधिकार बाजार आता है, इसके दोष आते हैं जो मैंने अभी आप सबको शुरू में बताया था। और फिर आप मांग और लोच के बारे में पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आपका आता है सिद्ध कीजिए कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, कला है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।
और क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, सिद्ध कीजिए। ये सारी हेडिंग वैज्ञानिकों की विधियों के बारे में लिख देना, सिद्धांतों का निर्माण लिख देना, विषय का क्रमबद्ध विवेचन लिख देना। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सबका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।